क्या होता है कि इंडिया पॉजिटिव जो मैंने बुक का टाइटल रखा वो एक बेसिकली एक एटीट्यूड है कि आपको कैसे इंडिया को व्यू करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे यार ये कैसा देश है, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, वो मेरे लिए इंडिया नेगेटिव है। अच्छा, फिर कुछ इतना प्यार करते हैं कि कहते हैं ओए मेरे इंडिया के बारे में कुछ नहीं बोलने का, यहाँ सब परफेक्ट है, वो भी ठीक नहीं है। सो टू मी इंडिया पॉजिटिव इज कि मेरे को अपना देश पसंद है, मुझे पता है मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मुझे ये भी पता है मेरे देश में बहुत जोर की गड़बड़े हैं, लेकिन उन गड़बड़ों का हल है, सोल्यूशन है, और वो हम धीरे धीरे निकालेंगे। सो आई थिंक दैट इज टू मी एन इंडिया पॉजिटिव एटीट्यूड। और मैंने ये आर्ग्यू की कि अब तो आपने लास्ट 10 साल में देख लिया है, आपने कांग्रेस सरकार देख लिया, आपने बीजेपी सरकार देख ली, आपने स्टेबल गवर्नमेंट देख ली, कोalition गवर्नमेंट देख ली, टफ प्राइम मिनिस्टर देख लिया, जेंटल प्राइम मिनिस्टर देख लिया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, सब देख लिया आपने। और ब्रॉडली देखा जाए तो भारत वही जीडीपी ग्रोथ रेट है, 7-7.5 चलता है, वही कुछ कुछ प्रोग्रेस होती रहती है, थोड़ी बहुत सड़कें बनती रहती हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता रहता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स वही की वही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कुछ। सो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट बीजेपी एंड कांग्रेस ऑल द टाइम। कुछ हमारे देश को कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मिलके सॉल्व करनी है, कंसेंसस बनाना है कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं, और वो लोगों को मिलके करना है। और वो तभी होगा जब हम ऐसे इंडिया पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि हाँ मेरे देश में प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाएंगे और हम ठीक करेंगे। वो आई थिंक 23 मई तक जितनी नौटंकी हो रही है, इधर पत्थर मारो उधर पत्थर मारो, इधर अंडे उछालो उधर टमाटर मारो, वो 23 मई के बाद आई होप हम लोग बैठ के देश में क्या हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे। यही ऑब्जेक्टिव है आज के कॉन्क्लेव का भी। क्या आपको लगता है यही अप्रोच होना चाहिए इंडिया नेक्स्ट का, कि हम भारत को आगे कैसे बढ़ाएं? जैसे आप कह रहे थे कि बहुत नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है, आप भी पॉजिटिव चेंज लाना चाहेंगे। क्या आपको लगता है सकारात्मक राजनीति के बजाय नकारात्मक राजनीति होती है हमारे देश में? आई थिंक बहुत हो रही है, और सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन जो बढ़ गया है बहुत ज्यादा। 2014 में भी था, लेकिन 19 में पेनिट्रेशन कहीं ज्यादा है। तो स्पेशली जो यूथ है वो जब पॉलिटिक्स को देखता है यार ये तो पॉलिटिक्स मतलब एक दूसरे को गाली गलौज करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि टाइम भी बहुत फास्ट बदल रहा है, तो जो यूथ है उसको जैसे कहते हैं अभी जॉब्स की प्रॉब्लम है, तो वो पिछले 5 साल में जितनी फास्ट चीजें बदली हैं, जो स्किल्स जिन पे नौकरी लगती है, जिन स्किल्स पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, सोशल मीडिया, दोस काइंड ऑफ एक्सपर्टीज की जॉब जो पहले थी नहीं, अब सडनली वो स्किल्स डिमांड में है। तो यूथ को अपने आप को फटाफट वो स्किल्स ऐड करने हैं। ये नहीं कि ट्विटर में बैठ के मोदी को गालियां दो, राहुल को गालियां दो, ये मेरा लीडर सही है तेरा लीडर सही है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज सीख लोगे शायद आपकी जॉब लग जाएगी। और ये भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि चाहे कोई जीत जाए, मोदी जी जीत जाए या राहुल जी जीत जाए, 3 महीने बाद आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आने वाला। वो आपको खुद ही करना है। So as a big brother, I am telling all the youth of the country through your platform कि please focus on your own skills. देश की focus on your own skills. देश की भी solution निकालो और अपने भी solution निकालो। ये मत सोचो कि कोई मसाया आएगा, कोई मसीहा आके आपके लिए मतलब jobs create करेगा, या कोई कल आपके घर पे नौकरी लेके आएगा। ऐसे तो नहीं होता है ना। So that attitude has to come in. अभी देख लिया हमने, इसको बदलते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, सब देख लिया, सारे एक्सपेरिमेंट कर लिया अभी हमने। तो वैसा ही होने वाला है अगली कोई भी सरकार आए। बहुत साल पहले आपने किताब लिखी थी ऑन कॉल सेंटर, ऑन अ कॉल सेंटर, जो पिक्चर भी बनी थी उसी को लेकर। कौन से साल में आपने किताब लिखी थी? 2005 में। अब 2019 में आपने इंडिया पॉजिटिव किताब लिखी है, जो विच इज अगेन अबाउट द इंडिया ऑफ टुडे। 2005 से लेकर 2019 में भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं आपके नजरिए में? क्या सही दिशा है वो? युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, बीपीओ का जमाना था, कॉल सेंटर का जमाना था, जो फास्ट रोजगार था। तो आई मीन ऑफ कोर्स आई विल टेल यू 14 साल में, बट वो एक बड़ा प्राइम एग्जांपल है। एक इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी आई थी कॉल सेंटर्स की, अब इतनी बड़ी नहीं रही वो, बिकॉज अब सब लोग आप ऑनलाइन ही टिकट खरीद लेते हो। अब आपको फोन पे नहीं बुक करना है टिकट। सो ऐसे करते करते टेक्नोलॉजिकल चेंज आई वुड से इज द बिगेस्ट थिंग दैट हैज कम। सबके पास डेटा है, सबके पास कंटेंट इतना आ रहा है, वो फर्क आया है। 14 साल में भारत आगे बढ़ा है। हम लोगों को कई बार लगता है कुछ नहीं बदल रहा है यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है। 14 साल में आपके पास आई एम श्योर
अब ये नहीं मैं कह रहा कि बीजेपी ने बदला या कांग्रेस ने बदला या मोदी जी ने बदला या नेहरू ने बदला या ब्रिटिशर्स ने की वजह से हुआ, ये वो छोड़ो। 14 साल में लाइफ में बहुत फर्क आया है। हमारी सड़कें बेटर हुई हैं, मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। You have companies like Uber, Ola, the transportation has improved, airports have improved. Somewhere down the line, our like mobile phone से we can do shopping, we can do a lot of things जिससे हमें फायदा पहुंचा है। तो एक जो देश था आगे तो बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम भी दुगनी हुई है। एक जो इंडिया का गरीब होता था पहले, और आज भी गरीब है, पर वो गरीब नहीं है जो पहले होता था। कभी आप सोच सकते थे हर इंडियन के पास सेल्युलर फोन होगा 15 साल पहले? सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट जब मेरी बुक आई थी सेलफोन होते ही नहीं थे। मैं जो कहानियां लिखता था उसमें लोग कैरेक्टर्स लैंडलाइन पे एक दूसरे को फोन करते थे। आज इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग। सो आई थिंक अगेन बीइंग इंडिया पॉजिटिव, प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कुछ चीजों में प्रोग्रेस नहीं हुई है। एक चीज मैं बोलूंगा, मेरे से कल किसी ने पूछा आप कैसे चाहते हो, लोग कैसे वोट दें? अब तो खैर दे दिए मोस्टली लोगों ने, पर मैंने कहा यार बड़ा सिंपल है। कोई ऐसा जो एक हमारे देश को अमीर कर सके, क्योंकि देश तो हमारा थोड़ा गरीब है, तो एक जो देश को अमीर कर सके, और दूसरा बहुत अलग अलग तरह के लोगों का देश है, तो जो लोगों को इकट्ठा प्यार से रख सके, जो पैसा बनाए और प्यार से रहे, बस यही है। ज्यादा बड़ी बड़ी स्कीमें बनाना, बड़ी बड़ी थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है। जो इस एटीट्यूड से देश चला सकता है उसको लाना चाहिए। आपकी नजर में ये कौन है? कोई विचार है उसके बारे में? सर अब 23 मई कोई नजर में है, जो जनता की नजर में वो आ जाएगा। आई डोंट थिंक क्या है कि आप परफेक्ट लीडर नहीं मिलता है। मेरे को किसी नेता ने ही बताया था कि चेतन, ये पॉलिटिक्स में ना ब्लैक एंड व्हाइट ढूंढना बंद करो। ये ग्रे कलर की साड़ियों की दुकान है, ठीक है, अलग अलग ग्रे हैं, ब्लैक और व्हाइट नहीं है कोई। ये गलत है कहना कि ये चोर है और ये अमेजिंग है। ग्रे कलर की साड़ियां हैं अलग अलग। आप अपना ग्रे चुन लो, जो आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से चुन। हाँ, चिन्ना ग्रे ही है वो। ये वाला मेरा वाला ग्रे में भी 50 शेड्स ऑफ ग्रे हो जाते हैं कई बार। सो अच्छा, मैं उन विषयों पे आना चाहूंगा जिसके बारे में आपने जिक्र किया अपने किताब में, मगर 2 सवाल, क्योंकि चुनाव का माहौल है। तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपके क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज अ लीडर? I think he's very driven and hardworking person, and I think इतना बड़ा मैंडेट उन्हें मिला है पिछली बार, लेकिन एक माहौल अलग था उस टाइम। एक था कि वी नीडेड चेंज। इस बार कई बार लोग मुझे कहते हैं कि कौन जीतेगा। सबसे पहले तो ये, जब तक 23 मई तक तो यही चलता रहता है कि कौन जीतेगा, एंड आई हेट बीइंग रॉन्ग। मुझे गलत होना अच्छा नहीं लगता। आई फील इस बार जिस तरीके से अरिथमेटिक है, जो चुनाव गणित जिसे कहते हैं, वो ऑपोजिशन ने मिलके, पिछली बार तो आई थिंक 2014 में तो ऑपोजिशन को पता ही नहीं था हो क्या रहा है। आई थिंक वो सोच रहे थे मोदी जी रियली नहीं है, एक होलोग्राम है बस 3D के, जो थे 3D के होलोग्राम भी थे तब। पर इस बार कहीं ज्यादा सबने 5 साल यही प्लानिंग की है कि कैसे हराएं, तो उसका कुछ इफेक्ट तो आएगा ही। मतलब सो इसलिए कुछ भी हो सकता है। 180 से 280 सीट के बीच कहीं भी सुई रुक सकती है, और 3-4% वोट से फर्क पड़ता है 100 सीटों का। वो प्रिडिक्ट करना सिली है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, इतना कोई अंतर्यामी नहीं होता। अब वो 180 पे बिल्कुल अलग सरकार होगी, 280 पे बिल्कुल अलग सरकार होगी। सो वी हैव टू वेट टिल देन। ओनली थिंग आई विल से टू द ऑपोजिशन, अगर इस बार फिर मोदी सरकार आई तो अगले 5 साल इसमें मत वेस्ट करना कि मोदी में क्या खराबी है, ये बताना तुम क्या अच्छा करोगे। आई फील, क्योंकि मुझे लगता है 5 साल सिर्फ यही करते हैं लोग कि ये देखो ये खराब है, ये देखो ये गलत है। आप बताओ ना सर, आपका ग्रे कैसे अच्छा है, आपकी साड़ी क्यों ले हम, ये बताओ, इस पे ध्यान दो। ये नहीं कि उसमें आप दाग दिखाओ। आई फील तो इफ यू वर अ सोफोलॉजिस्ट, आपका आंकड़ा होगा 180 से 280 के बीच में। 180-280, बट दैट्स लाइक सेइंग नथिंग, बिकॉज 180 में इट्स अ वेरी डिफरेंट कोalition काइंड ऑफ गवर्नमेंट, 280 इज अ क्लियर मेजोरिटी। इट डज मीन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यस, वो तो क्लियर है बात। ऑपोजिशन के बारे में आपने बात करी दी है, तो पूछ भी लेते हैं कि राहुल गांधी के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? व्यूज हैं, वो भी ही इज ऑल्सो आई थिंक लर्नड अ लॉट फ्रॉम 2014। 2019 का उनका कैंपेन मच बेटर है 2014 से।
कुछ स्कीम्स जैसे न्याय जो स्कीम है, इकोनॉमिक्स उसका जो भी हो, वो तो पैसे तो आ जाते हैं इंडिया में, मतलब ये होता है देख लेंगे 3.5 लाख करोड़ कहां से आएंगे, पर उसकी एक अपील तो हुई है। मतलब मैं काफी छोटे शहरों में जाता हूं टॉक्स वॉक्स के लिए, कहीं ना कहीं वो एक सेक्शन ऑफ लोगों को वो अपील किया है कि यार 72,000 रुपीज आ जाएंगे, नॉट बैड। मेरे को 100% पता है जिस दिन वो पैसे आएंगे ना, नेक्स्ट डे अखबार में अमेजॉन की एड्स आएंगी, न्याय सेल 72,000 में आप एक टीवी ले सकते हो, एक फ्रिज ले सकते हो, एक ये ले सकते हो, 100% होएगा। बट ठीक है, ये मेरा देश है, अभी क्या करें। सो आई थिंक दैट, सो इन दैट सेंस राहुल हैज ट्राइड टू डू अ कैंपेन, स्टेट इलेक्शंस, कांग्रेस वन रिसेंटली। हमें सेल्फिश होना चाहिए इंडिया के बारे में, हम क्यों किसी एक के पीछे जाएं, हमें होना चाहिए दोनों पार्टीज थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी इंडिया अच्छा होगा। एक कमजोर होगा, इट्स नॉट गुड फॉर द नेशन। हमें दोनों दोनों तरफ से रस्सी खींचेगी ना, तो ही वो बैलेंस में रहती है चीज। अगर एक तरफ खींचती जाएगी ना, वो बाल्टी गिर जाती है फिर वो। चलिए आपके किताब के बारे में बात करते हैं, मगर उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चेतन भगत को ये खिताब मिल चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनको they've called him the biggest selling English language novelist in Indian history. थैंक यू। और ये खिताब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनको दिया है। तो पहले आप ये बताइए हमें कि आप लेखक बने कैसे? मैं एक्चुअली बैंक में नौकरी करता था, पर मेरी इतनी अच्छी नौकरी, मतलब मैं इतना अच्छा था नहीं काम में अपने तो मैंने कहा कि कैसे करो, और मेरे को एक बहुत ही खराब गंदा सा बॉस मिल गया, तो मेरे को उसने दुखी कर दिया। तो मैंने कहा इससे मैं बदला लेता हूं, तो मैं ऑफिस में ही काम नहीं करूंगा, लेकिन इसको लगेगा काम कर रहा हूं। तो फिर मैंने अपनी कॉलेज की कहानी लिखनी शुरू कर दी ऐसे टाइम पास के लिए, और एक स्ट्रैटेजी लगाई जो आप करना मत ऑफिस में, LBDN, लुक बिजी डू नथिंग, ठीक है। सो आई जस्ट डिड दैट, एंड करते करते वो मेरे 3 फ्रेंड्स थे, जो कहानी बन गई वो 5.1 3 इडियट्स, बाद में आपने सबने देखी। सो दैट्स हाउ इट बिगैन। आई डिडंट नो कि ये इतनी वाइडली स्प्रेड कहानी हो जाएगी। सो माई डेस्टिनी चेंज्ड, यू नो। बिल्कुल। C for चेतन दे से एंड C for कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी ने भी आपका साथ नहीं छोड़ा। C for change also, you know, and C for currency also. I like ऐसे बना रहा हूं मैं भी। कंट्रोवर्सी, you know, मैं कोशिश करता हूं कम हो, लेकिन अगर आप एक लेखक हैं तो आपका काम है बोलना थोड़ा, तो या तो आप चुप लेखक अच्छा लगता है क्या? नहीं, मतलब वो तो फिर, बट आई ट्राई नॉट टू डू पर्सनल अटैक्स, यू नो। किसी एक आदमी को पकड़ के ऐसे आई तई, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता। आई थिंक जस्ट ओवरऑल, यू नो, कुछ लोग तो चाहिए जो पॉलिटिक्स के बाहर होके भी थोड़ा बहुत बोले। अभी जो अन्ना की जो क्लास थी, जो सारे जिन्होंने किया, उन सबकी तो प्लेसमेंट हो गई है ना। सब अपना जॉब, ठीक है, सब कहीं ना कहीं है अपना। शुरू सबने किया था, नहीं ये पॉलिटिशियन ही, हाँ मतलब ये वो है ना। अब वो ही कह रहे हैं कि यार देखो अलायंस ही नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। यार क्या तेरा याराना यार, मतलब सो इट्स ओके, आई डोंट ब्लेम देम, यू नो। करियर इंपॉर्टेंट होता है यार। तो मैं तो वही यूथ को भी यही कहता हूं, देखो वो लोग तो अपना करियर बना रहे हैं ना, तो तुम क्यों यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और मेरा नेता ये। तू पहले जाके कोडिंग सीख, तू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख, तू इंग्लिश सीख, तू कुछ बन लाइफ में, फिर जाके करना राहुल मोदी वो बाद में करना, you know. That's what I feel. That's a chapter in your book as well. India Yes. Positive में एक चैप्टर भी है, और चलिए बुक के बारे में बात करते हैं, तो उसी चैप्टर का जिक्र करते हैं। आम आदमी पार्टी की जो आज की स्थिति है, यू सेड दैट सेंड्स आउट अ मैसेज, बहुत बड़ा संदेश है देश की युवा के लिए और नहीं, आम आज आदमी के पार्टी इंडिया को के आप लोगों ने वोट दिया है सर, 67 सीटें आई थी, आप में से लोगों ने उन्हें वोट दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वेरी पॉपुलर पार्टी इन दिल्ली। आई एम जस्ट सेइंग, इफ यू आर गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, यू शुड से कि हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और अब हमारा ये करियर है, तो अब अच्छे दिन आएंगे, हम लेके आएंगे। इट्स ओके, करो जाके, सो दैट्स फाइन। बट आई स्टिल फील जो कुछ सोसाइटी में लोग चाहिए जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, जिनकी दुकान पॉलिटिक्स से नहीं चल रही, लेकिन वो फिर भी अपनी बात रखते हैं, वो जरूरी है, हमेशा से रहा है। महात्मा गांधी वॉज नॉट इन अ पॉलिटिशियन, you know, he was not an elected politician. No, he floated a party, but he never like did politics. No, we are all politics. He did politics, but he was not a political party vote-seeking person. You know, I'm also in politics. We are all in politics. जी पहले इनकी बात सुन लेते हैं। बाद में भी when he never took that power, right?
afterwards also, and I mean in history, like a Vivekanand was not a. What I'm saying is people who had a big impact on our society without actually being in the voting thing. चाहे तब voting थी नहीं, वो अलग बात है. But what I'm saying is you need people like that also. I feel. भक्ति के बारे में भी बात की आपने अपने किताब में. इनफैक्ट आई थिंक शायद पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर वही है. तो आप कह रहे हैं कि ब्लाइंड भक्ति जो है वो सही नहीं है. नहीं, I don't think so. आपको भक्ति करनी है तो देशभक्ति कीजिए, नेता भक्ति मत कीजिए. आप इट्स नॉट गुड. मगर आजकल एक टैग बन गया है भक्त. अगर आप एक पार्टी के समर्थक हैं तो आप भक्त हैं. क्या फायदा उसका बताओ. आपने अपना भक्त बन गया, आपका वोट लॉक हो गया. उसका आपने वो तो अमिताभ बच्चन जैसे कहता है लॉक किया जाए, लॉक हो गया आप लाइफ लॉन्ग. अगर आप लाइफ लॉन्ग लॉक हो गए तो अब एक वोट ही तो है हमारे पास, जिससे हम कह सकते हैं इधर मत गाड़ी लेके जाओ, उधर लेके जाओ, उधर मत लेके जाओ, इधर लेके जाओ. अगर आप वो कहो नहीं मेरा वोट तो तू ही रख ले भैया, मैं तो भक्त हो गया. देवता थोड़ा होते हैं यार नेता, बहुत दूर है. इंसान हो जाए वही बहुत बड़ी बात है. तो आई डोंट थिंक इट्स राइट. बट इट डजंट मीन यू शुड ओनली क्रिटिसाइज नेताज. मेरे को भी लोग भक्त बोल चुके हैं. बिकॉज बिलीव इट और नॉट पॉलिटिशियन इंसान होते हैं. उनको भी, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूं और उनकी भी मोटिवेशन होती है. किसी आदमी को या आदमी या औरत जो पॉलिटिशियन है आपको सारा टाइम गालियां देते रहोगे तो उनका क्या मोटिवेशन रहेगा कि मैं अच्छा काम करूं. तो जब अच्छा काम करते हैं तो वी प्रेज ऑल्सो. आई थिंक सो यू शुड प्रेज ऑल्सो. बट किसी की तारीफ करना और किसी के भक्त बन जाने में बहुत फर्क है. वो दैट डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट. आई थिंक राम टेम्पल का भी जिक्र किया आपने किताब में. क्या लिखा है आपने राम टेम्पल के बारे में? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मसला है, तो हर बार चुनाव के बाद हर बार आता है. एंड मैं तो पता नहीं जब से मैं जन्म हुआ तब से मैं सुन रहा हूं इस बारे में. तो आई थिंक इट्स समथिंग which is very important for our country because it's the biggest religion of India and one of the biggest gods of our religion की श्रद्धा की बात है. So we need. But इस मुद्दे को ना ऐसे बना दिया है राजनीति ने कि इस मुद्दे से हम दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में कितना वैर है, जबकि ये बिल्कुल हमें गेम उल्टी कर देनी चाहिए. हमें दिखाना चाहिए कि भारत ऐसा देश है जहां हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और ये हमें वहां पे बनाना चाहिए. टर्की में आप लोग गूगल कर सकते हैं, हाजिया सोफिया नाम का उनका टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है. लाइक करोड़ों लोग हर साल जाते हैं. वो एक चर्च था जहां पे फिर मुस्लिम रूलर्स आए तो उन्होंने मॉस्क बना दिया. बाद में अभी जब मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने क्या किया कि वो आधे मॉस्क की दीवार कुरेद दी तो वो आधी चर्च दिखती है और आधी मस्जिद दिखती है. ठीक है. और वो दुनिया की टॉप अट्रैक्शन. और मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने ऐसी जगह नहीं देखी. मैं गया तो मैं चकित रह गया. इधर जीसस है और उधर वो है और वो सब उस हिस्ट्री का हिस्सा है. हिस्ट्री में वो जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि. हिस्ट्री में वो बाबरी मस्जिद भी है. अगर हमारे देश में करोड़ों मंदिर है, करोड़ों मस्जिदें हैं, एक आधा मंदिर एक आधी मस्जिद नहीं बना सकते हम. एक तो बना सकते हैं ना. और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो कि ये देश है जहां हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं और टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा. अयोध्या की इकोनॉमी, अयोध्या की जॉब. अगर एक सिंपल मंदिर बना दोगे, यस लोग जाएंगे, लेकिन अगर हम एक दुनिया की मिसाल वाली जगह वहां बना देंगे, सो व्हाई नॉट वी. तो ये बन नहीं पा रहा है, इसका दोषी कौन है? इसका ये पॉलिटिक्स ही दोषी है. आई मीन एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्ले टू देयर वोट बैंक कि देखो यार तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, नहीं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है. अरे यार मिलके बना लेते हैं, उसमें क्या है. हम दुनिया को दिखाएंगे. पूरा CNN BBC कवर करेगा जिस दिन इनॉग्रेशन होगा. You can call leaders from Islamic countries, you can call leaders from everywhere and say देखो ये था यार और ये अब हमने इसकी भारत की एक जगह बना के दिखाई है. एक जगह नहीं हम कर सकते यार, क्या माल है, ये तो स्टूपिड है. 2019 में आ गए हम. सो अदरवाइज का क्या रेजोल्यूशन निकलेगा? एक जीतेगा एक हारेगा और तो कुछ नहीं निकलेगा ना. कोई जीतेगा कोई हारेगा. ये ऐसे श्रद्धा होती है. मसला सुप्रीम कोर्ट. किसी को हरा के किसी को दुख पहुंचा के पूजा की जाती है. ऐसे थोड़ा होता है यार. जो बनेगा मिलके ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई आपने. तो आपको लगता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट शायद अगर हो सकता है तो हो जाए? कोर्ट कैसे इसमें आ सकता है? कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना. अब आप कोर्ट के पास जा रहे हो, हर चीज के लिए कोर्ट के पास थोड़ा ना जा सकते हैं कि अब घोड़ी पे लड़का बैठ के आता है शादी पे, अब कोर्ट पे चले जाओ. नहीं, लड़की क्यों नहीं बैठती? अब कोर्ट क्या करे इसमें? कोर्ट बोलेगा बैठ जाओ भाई, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन.
कुछ ट्रेडिशन है, कुछ कन्वेंशन है, कुछ श्रद्धा है, हर चीज में कोर्ट तक क्यों जाना है यार? मिलके हम लोग बात नहीं कर सकते क्या? इसे इतना क्या बड़ी बात है इसमें? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट मतलब एक जीता एक हारा। यू आर सेइंग कि हमें एक को दुख पहुंचाएंगे, एक को सुख देंगे। दैट इज नॉट द एम हेयर। दैट्स शायद नॉट इस वजह से आप ये भी कह रहे हैं कि आपके एक चैप्टर में, किताब के एक चैप्टर में, कि रिलीजन और लॉ को मिलाना नहीं चाहिए, नहीं मिल इनका सकता मिश्रण सर, नहीं होना। नहीं मिल सकता। ये और भी मुद्दे हुए हैं, आई मीन इन द साउथ देयर इज अ बिग वन। वो बिकॉज वो जजेस भी क्या करें, वो तो कानून की किताब फॉलो करते हैं। वो बोलेंगे हाँ ठीक है जी, कर लो जो करना है। इट इज जो रूल्स रिलीजन के हैं, तो रिलीजन के है ना, तो यू कांट रियली से कि ऐसे क्यों है या दिए क्यों जलाते हैं दिवाली पे, कोर्ट में जाओ भाई। ये कैसे करो यार? कोर्ट बोलेगा ठीक है, मगर कोर्ट ने पटाखे तो बैन कर दिए दिवाली पे। विच आई डोंट थिंक, तो वो तो अलग इशू है, वो पॉल्यूशन की वजह से, बट आई डोंट थिंक बैन करने चाहिए। आई डोंट थिंक सो। क्या एक 365 दिन होते हैं ना साल में, तो दिवाली अगर आप 1/365 करो कैलकुलेटर में, तो वो कितना आता है? 0.3%। बाकी साल 99.7%। 0.3% में भी 3 घंटे पटाखे चलते हैं, राइट? दिवाली वाले दिन तो 1/8 ऑफ 0.3%, राइट? इट्स 0.05% के दिन आप बैन कर रहे हो यार, ये क्या बात है? आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। यू शुड बैन। यू कैन से मत जलाओ पटाखे, कम जलाओ। यू कैन हैव अ कैंपेन। गली गली में आप सिगरेटें बेच रहे हो और कह रहे हो दिवाली के दिन पटाखे नहीं बैन कर देंगे, यार कमाल है।